नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां तेज कर ली गई हैं। आपको बता दें 9 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा आयोजित। तो प्रदेश के विकास के लिए तैयार हो रहा है बजट को लेकर अब तैयारियां भी तेज नजर आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र की ये तैयारियां अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। 9 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। तो गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होगा और प्रदेश के विकास के लिए तैयार हो रहा है बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज। 9 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और इसके साथ ही जो तैयारियां हैं वो भी तेज कर दी गई है। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा आयोजित। प्रदेश के विकास के लिए तैयार हो रहा है बजट। तो प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए बजट की तैयारी तेज। देहरादून से एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कार्यकर्ताओं के परीक्षण की तैयारी में है बीजेपी और इसके साथ ही 7 मार्च से दूसरे चरण का परीक्षण भी होगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता और संगठन मजबूती को लेकर परीक्षण अभियान। तो बड़ी अपडेट, संगठन मजबूती को लेकर परीक्षण अभियान और देहरादून से खबर, जहां पर कार्यकर्ताओं के परीक्षण की तैयारी में बीजेपी। तो 7 मार्च से दूसरे चरण का परीक्षण होगा और कार्यक्रम में शामिल होंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता और संगठन मजबूती को लेकर परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। 7 मार्च से दूसरे चरण का परीक्षण होगा। कार्यकर्ताओं के परीक्षण की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। कार्यक्रम में भी शामिल होंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता और संगठन मजबूती को लेकर परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। तो परीक्षण अभियान को लेकर ही अब बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो रहेंगे वो भी शामिल रहेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के परीक्षण की तैयारियों में बीजेपी नजर आ रही है। 7 मार्च से दूसरे चरण का परीक्षण होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और संगठन मजबूती को लेकर परीक्षण अभियान होगा। एक और देहरादून से आपको अपडेट बता दें, जहां पर 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार है और इसके साथ ही 70 विधानसभा सीटों पर रणनीति भी तैयार है। दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की नजर है और 1.5 लाख कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य भी रख लिया गया है। तो चुनाव को लेकर तैयारियां जो है, प्लान जो है वो लगातार तैयार नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने तैयारी कर ली है 2027 चुनाव को लेकर। 70 विधानसभा सीटों पर रणनीति तैयार है और इसके साथ ही दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की नजर भी बनी हुई है। 1.5 लाख कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य रख लिया है बीजेपी ने। देहरादून से खबर, जहां पर 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार कर लिया गया है और 70 विधानसभा सीटों पर रणनीतिक तैयार है। दूसरे दलों के कार्यकर्ता पर बीजेपी की खास नजर है। 1.5 लाख कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर 6 से 9 मार्च टिहरी लोक फेस्टिवल और इसके साथ ही कल से शुरू होगा लेक फेस्टिवल। साहसिक खेलों में सजेगा लेक फेस्टिवल और वन मंत्री सुबोध उनियाल का भी बयान इसमें सामने आ गया है। आपको बता दें, पर्यटन बढ़ाने में सहायक आयोजन, ऐसा उनियाल कह रहे हैं। इसके साथ ही फेस्टिवल को तैयारी जो है उसको लेकर पूरी कर दी गई है। तो टिहरी झील में 6 मार्च से 9 मार्च तक टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और फेस्टिवल की शुरुआत कल से होगी, जिसमें कि कई साहसिक गतिविधियां और आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ही पर्यटकों के लिए कई एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह के आयोजनों से प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलती है। तो उन्होंने बताया कि लेक फेस्टिवल को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की भी उम्मीद है। तो फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जो है वो खास देखी जा रही हैं। इसके साथ ही टिहरी झील में ही ये फेस्टिवल होगा। 6 मार्च से 9 मार्च तक टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल की शुरुआत कल से होगी, जिसमें कई साहसिक गतिविधि और आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ही पर्यटकों के लिए कई एडवेंचर स्पोर्ट्स और इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
वहीं पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलती है। उन्होंने बताया कि लेक फेस्टिवल को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी गांव में होली के जश्न के दौरान दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया और देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। बताया जा रहा है कि गाँव से बाइक पर गुजर रहे कुछ युवक पटाखे फोड़ने हुए जा रहे थे और जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान ही झगड़े में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी। घटना का वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। झड़प में महिलाओं समेत दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों से शिकायत भी मिली है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दो पक्षों में विवाद देखने को मिला। होली के जश्न के दौरान ये विवाद हुआ। उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गदरपुर से एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में एसटीएफ कुमाऊं यूनिट कोतवाली गदरपुर पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने 2 मार्च 2026 को मुख्य बाजार में मौजूद मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ही मेडिकल स्टोर के स्वामी 53 वर्षीय राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान ही टीम ने कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ही प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ही कोतवाली गदरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी प्रतिबंधित दवाइयां कहां से लाता था और किन जगहों पर सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक जनपद में नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, कल दिनांक 2 मार्च को एसटीएफ कुमाऊं औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर तथा थाने की टीम के द्वारा एक गदरपुर स्थित एक दुकान मेडिकल स्टोर पे मुखबिर की सूचना के आधार पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान वहां पर उपस्थित राजकुमार पुत्र बनवारी लाल जो गदरपुर के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि मेडिकल स्टोर का संचालन उनके खुद के द्वारा किया जा रहा था। इसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों की बरामदगी हुई है, जिसमें 9,416 प्रतिबंधित कैप्सूल, 1,300 टैबलेट और 51 कप सिरप बरामद हुए। मेडिकल स्टोर स्वामी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई। देहरादून के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आज बताया गया कि शाम चौकी लक्ष्मण चौक को सूचना मिली थी कि गांधी ग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच में गाली गलौज और झगड़ा हो गया। प्राप्त सूचना पर ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और स्थिति को ही नियंत्रण किया। झगड़े के कारण दोनों पक्षों के अलग अलग समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया और माहौल को नियंत्रित किया। होली पर्व के अवसर पर पोस्ट डालवाला से उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम नीम बीच में ही ड्यूटी पर तैनात थी और इस दौरान टीम ने नदी में बहते एक युवक को देखा और तुरंत ही सुरक्षित बाहर निकालकर मौके पर ही सीपीआर प्रदान की। हालांकि युवक ने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद ही उसे आवश्यक विधिवत कार्रवाई के लिए ही जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया और जहां पर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। मृतक की पहचान अक्षय कुमार 28 वर्ष पुत्र धर्मलाल निवासी फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पौड़ी में होली का पर्व इस वर्ष भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान ही कर्म में जिला बीजेपी कार्यालय में फूलों की होली के साथ भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी है। होली के पारंपरिक गीतों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया, जिससे कि पूरा माहौल ही रंग और उमंग से सराबोर नजर आया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आपसी भाईचारे और एकता का संदेश भी देखने को मिला। तो होली का उत्सव जहां पर नाचते गाजते एकता का संदेश देते कार्यकर्ता नजर आए। पौड़ी में होली का जश्न मनाया गया। होली का पर्व इस वर्ष भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां पर इस क्रम में जिला बीजेपी कार्यालय में फूलों की होली के साथ भव्य होली मिलन समारोह किया गया और इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों की वर्षा कर होली के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पौड़ी जिला कार्यालय में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में रंगों का यह त्यौहार उल्लास लेकर आए। आपस के जो वैमनस्य हैं, जो शत्रुता है, वो होली के इस पवित्र त्यौहार पर समाप्त हो और सबके जीवन में खुशी हो, सब दीर्घायु हो, सब स्वस्थ रहें। देखिए, होली का त्यौहार जो है सौहार्द का त्यौहार है। मेरी सभी नागरिकों से अपील रहेगी कि होली को सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण ढंग से होली खेलें और होली पर जो मनमुटाव हैं उनको भी दूर करें और होली सबके जीवन में नए रंग और उमंग लेकर आए। यही मैं काम यही अपील करेंगे कि गीले रंगों के प्रयोग से बचें। जो खतरनाक केमिकल होते हैं वो हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सुरक्षित होली खेलें, फूलों की होली खेलें और जो केमिकल फ्री रंग हैं उनसे होली खेलें। देखिए, प्रदेश सरकार जनता के हितों में निरंतर फैसले ले रही है। सबके जीवन में प्रदेश सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनके माध्यम से नए नए रंग बिखर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी प्रदेश की जो विकास की योजनाएं हैं वो प्रदेश की जनता के चेहरे पर नए नए रंग और वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिलाध्यक्ष जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से जिला कार्यालय में होली का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आज होली के दिन हम रंग से सराबोर हैं, अपने जीवन में भी हम भाईचारे के रंग को और सराबोर करते रहेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पहले तो सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जो ये होली का त्यौहार है ये रंगों भरा होता है, खुशियों भरा होता है। अब जैसे बसंत ऋतु जैसे शुरू होती है तो होली के त्यौहार से बसंत ऋतु होती है, तरह तरह के फूल मिलते हैं, तो फूलों की वजह से तरह तरह के होली का त्यौहार मनाया जाता है। मान्य हमारे जो जिलाध्यक्ष जी है उनके नेतृत्व में आज जिला कार्यालय में जो होली का फूलों की होली का जो त्यौहार मनाया गया है, मैं इस मंच माध्यम से उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबको एकत्रित करके यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया है और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर सभी होली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है, मैं कहती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह आगे और इसमें बढ़ोतरी करें, इसमें तरक्की की जाए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की परिवर्तन महासभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुए और इसी रैली को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को संबोधित करें और इसके साथ ही बीजेपी की इस परिवर्तन हुंकार सभा के जरिए बंगाल में राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि रैली के माध्यम से राज्य में संगठन को और मजबूत करने और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया जाएगा। सारे पदाधिकारियों का किया, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर
आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहां आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमी तमाको भालोबासी बाबू मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करी। और वैसा भी मैं अभी सुकांत से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रहे। मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहाँ बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहाँ है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्योहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का यशगान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद
और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के वर्षों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। लेकिन मैं आज हिंगलगंज की इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए, आप लोग बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बने। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल कभी देश का अग्रणी और समृद्ध प्रदेश था। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, महिला सुरक्षा हो या सुशासन हो, हर क्षेत्र में बंगाल देश का मार्गदर्शन करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गौरवशाली भूमि को आर्थिक रूप से, सामाजिक, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि असुरक्षा के गंभीर संकट में धकेल दिया है। आज राज्य के अंदर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और ऐसी स्थिति है, नवजात शिशु भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी लाखों के कर्ज तले जन्म ले रहा है। जिस बंगाल को नारी शक्ति मानकर पूजा जाता है, आज वहां हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। कामधुनी से लेकर संदेश खाली तक की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यहां पर अभी हमारे जो शहीद हुए रविंद्रनाथ मंडल, उनके सन, उनके बेटे सौरभ मंडल यहां पर मंच पर है। भाइयों बहनों, शहीद प्रतीक पवन मंडल जी की उनकी धर्मपत्नी सुप्रिया मंडल यहां पर हैं। प्रदीप मंडल, उनकी पत्नी पद्मा मंडल यहां पर हैं। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है। हमने बहुत नजदीक से देखा है। संदेश खाली आपके बिल्कुल पड़ोस में, आप सब जानते हैं किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता हुई है। वहीं कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तैनात महिला डॉक्टर के साथ किस प्रकार बर्बर घटना ने पूरे देश को, केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। और उस घटना ने हमारी बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तृणमूल की पुलिस और प्रशासन ने रातों रात सबूत मिटाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ममता दीदी आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? यहाँ रायमंगल नदी के तटबंध बार बार टूट रहे हैं, सुंदरबन का विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, लोग बेघर हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। साबलेस बिल ग्राम पंचायत में इच्छामती नदी का तटबंध किसी भी क्षण टूट सकता है।
पूरे गांव डूब सकते हैं। 13 नंबर बाकड़ा डाबर स्विच गेट के पास दरारें आ गई हैं। ग्रामीण लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भय के साये में जी रहे हैं और तृणमूल सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो आपकी सुरक्षा के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए 2000। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।